नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े लीडर अवाम के बीच जाकर ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हमने आपके लिए बेहतर काम किया है, या फिर अगर आप हमें मौका देंगे तो हम आपके लिए ज्यादा बेहतर करने का मौका जरूर उसे इस्तेमाल करेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, उसको लेकर पूरी जो गहमा गहमी है पूरे शबाब पर है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत तमाम बड़ी पार्टियों ने झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में चूंकि बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी है, तो बीजेपी के कई बड़े वजीर, कई मेंबर पार्लियामेंट और यहां तक कि खुद अमित शाह, क्योंकि तमाम लोग लगे हैं। और साथ ही साथ जो मुखालिफ पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, यहां तक कि मायावती ने भी आज से अपने पार्टी के तशहीर का एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर आवाम के सामने जाकर ये बड़े नेता कहते क्या हैं। चूंकि इस बात को लेकर काफी कयास आराइयां हो रही थी कि बजट आने वाला है, बजट आ भी चुका। उम्मीद ये थी कि चूंकि बजट चुनावों से पहले का बजट है, तो इस बजट में कुछ ऐसे वादे होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे शायद लोगों में एक उम्मीद बंधे। लोगों में उम्मीद बंधना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों की आमदनी लगातार कम हुई है, जिस तरह से कोरोना वबा का दौर रहा। और साथ ही साथ जो बेरोजगारी है वो पिछले कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी हालिया दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार सड़कों पर आए, उन्हें लाठी और डंडे भी खाने पड़े, कईयों के खिलाफ मुकदमे भी हुए। इन सब के बीच ऐसा लग रहा था कि शायद रोजगार को एक बड़ा मुद्दा मानते हुए बजट में इस पर कुछ खास तवज्जो होगी, कुछ खास ऐसे प्रोविजंस होंगे जिससे रोजगार जैसे मसले को सीधे सीधे उसका मुकाबला किया जा सके, उसके लिए कुछ नए रास्ते खुल सके। लेकिन ऐसा होता कम नजर आया है। आज भी जब राहुल गांधी ने संसद में जब सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस के दौरान अपनी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अमीरों और गरीबों के लिए ऐसा लगता है कि 2 भारत बन गया है, अलग अलग, एक अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। जो बेरोजगार नौजवान हैं वो उनके तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और पिछले साल उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हुए हैं, यानी कि उनकी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये अहम मुद्दे हैं, क्या जो जमात बरसर इक़्तिदार है उसे इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा गौर और इसके लिए प्रोविजन बजट में करना चाहिए था। ऐसे कई सवाल हैं। और अगर नहीं तो क्या यह समझा जाए कि कहीं ना कहीं बैठे बिठाए जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें एक मुद्दा हाथ लग गया है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विंग कमांडर हनुमाचार्य, रिटायर्ड तर्जुमान कांग्रेस, शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी, मनीष सिंह, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, और प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रेम कुमार जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार बातचीत की थी बजट आने से पहले कि किस तरह का बजट हो सकता है। बड़े बड़े मुद्दे ये हैं, क्या इसके मद्देनजर भी कुछ बातें खासतौर पर होंगी? आज मैं इसलिए भी आपके पास पहले आ रहा हूं कि मुद्दे क्या है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि फिजाओं में नजर आ रहे हों, लिखे हुए, तैरते हुए। क्या इस बजट से बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे को टारगेट किया गया है? देखिए विशाल जी, अच्छा बजट तो वही होता है जिससे कि आने वाले समय में रोजगार पैदा हो सके, उद्यम आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए और महंगाई नियंत्रण में रहे। इन कसौटियों पर अच्छा बजट हम लोग देखते हैं। इसके अलावा फिर कोई सामान सस्ता हुआ, महंगा हुआ, वो तात्कालिक चीजें होती हैं, लेकिन पूरे साल के एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। और तो इस बार देखिए हमारे पास मौका था कि हमारे पास जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहा, इवन डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन अच्छा रहा। तो हम अगर जो राजस्व घाटा है वो उसको बनाए रखते हुए, यानी उसको न बढ़ने देते न घटने देते, तब भी एक हमारे पास राशि बचती जो कि हम खर्च करते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो उस हिसाब से मौका था। लेकिन हमें ये लगता है जैसे कि शहर के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने का सरकार ने लगातार
बात कही थी कि हम करना चाहते हैं, मनरेगा को शहर तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से मनरेगा का ही बजट कम कर दिया गया। और जो मनरेगा की स्थिति है, पहले पहले वाले बजट में भी बहुत सारा जो सारी रकम जो है वो नहीं बढ़ सकी है, बकाया है, और उसका अमाउंट घट गया, तो ये स्थिति और खराब होने वाली है। तो शहरों में कैसे रोजगार पैदा होगा पता नहीं। जो लघु और मझोले उद्योग है, जिनको लेके सबसे ज्यादा चिंता रही है, कोरोना काल में सबसे ज्यादा उस पर ही इफेक्ट पड़ा, और जो लोग बेरोजगार हुए, जो नौकरी जिनकी छूटी, जिनकी तादाद पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, वो भी इसी सेक्टर से ज्यादा जुड़े रहे। तो एमएसएमई को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें जो एलोकेशन होना चाहिए था वो नहीं दिखा, बहुत मामूली एलोकेशन है। और इसके अलावा जो और बात आप देखें, जैसे एजुकेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोरोना के समय में, जबकि अभी देश भी में हम बात भी कर रहे हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की, और लोग घर से में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल से दूर हुए बच्चे, तो ऐसे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने वाले समय में और खर्च करने की जरूरत थी, लेकिन एजुकेशन बजट ने भी हमें निराश कर दिया। हेल्थ केयर का जो सेक्टर है, उसमें भी हमें उम्मीद थी। ठीक है प्रेम जी, मैं दूसरी बार आऊंगा ताकि दूसरे मुद्दों पर बात करें। आज हम खास तौर से फोकस इस पर कर रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को कितना इस बजट से इसकी जो आग है उसे शांत करने में मदद मिलेगी। हमारे साथ मनीष सिंह है, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, और शुभेंदु शेखर अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, क्या ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा मान रही है आपकी सरकार, और अगर इसे बड़ा मुद्दा मान रही है तो क्या उसी तरह से इसमें बड़े प्रोविजंस भी किए गए हैं, और आपको इंतखाबात में लोगों का सामना भी करना है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल साहब। भारतीय जनता पार्टी के इस बजट में हमको बहुत कम लोग दिखाई दिए जो इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे जैसे प्रेम कुमार जी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि उनका देखने का तरीका और देखने का एंगल अलग हो सकता है, उनके तरीके से वो देखते हैं। 60 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए तैयारी की जा रही है। गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग इसी पे तो सवाल लोग कर रहे थे कि भाई सालाना 2 करोड़ ये जहां आपका वादा हुआ करता था, आप 60 लाख पे आ गए। मैं वो उसी पे आ रहा हूं। देखिए, स्टार्टअप से लेके एमएसएमई तक, छोटे बिजनेस से लेके बड़ी 25,000 किलोमीटर की रोडें बनाने तक, पर्वतमाला प्रोजेक्ट से लेके और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी तक के जो काम है, आज कुछ भी नहीं छोड़ा गया। जो बड़े बड़े लोग जो लोग बजट को समझने वाले लोग हैं, मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं, शायद उनको ना समझ में आए, क्योंकि उन्होंने कहा एक गरीब के लिए बजट, एक अमीर के लिए बजट है, एक अमीर का भारत, एक गरीब का भारत, ये सब डायलॉग मारने की बातें हैं। बजट समझने के लिए आज से 25 साल के अंदर भारत किस तरीके से विश्व के सबसे ऊपर पहुंचेगा, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये 25 साल का बजट है कि ये बजट 2022-23 का बजट है? देखिए, मैं विशाल साहब वही बताना चाहता हूं, 25 साल के टारगेट को प्लान कर भारत को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाना है, इसका ये पहला साल है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब देश बनाया जा रहा है, एक एक छोटी छोटी चीजें, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे पर्वतों पे दूर दूर पे रहने वाले लोग हो, चाहे बॉर्डर एरियाज पे मैं आज जो मेरा जो सवाल है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, महंगाई बहुत जी बिल्कुल, बहुत मौदबाना गुजारिश करूंगा कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, इसको कैटर करने के लिए कौन सा प्रोविजन है, किस मद में पैसे कितने गए, ये बता दीजिए। देखिए मैं आपको वही मद की बात, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। आज महंगाई की बात जब आप करते हैं तो आप तेल की बात करते हैं कि एडिबल ऑयल बढ़ गया है, इसलिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो इंडियन एडिबल ऑयल अभी तक पूरा इंपोर्ट पे बेस्ड था, उसको हम लोग इंडियन बेस्ड करने वाले हैं, और इस साल से उसके रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। दूसरा चीज, 60 लाख लोगों को यदि हम जॉब देने की बात कर रहे हैं अगले 1 साल 2 साल के अंदर, है 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मतलब सालाना 30 लाख हो गया मामला, ऑब्वियसली। और ये आप खुद भी समझिए कि जब हम 2 साल, हम कुछ समझेंगे नहीं, जो आप समझाएंगे अब उसी की बात करेंगे, हम क्यों समझेंगे? मैं कह रहा हूं, ये देखिए, 2 साल के अंदर 60 लाख लोगों के लिए नए जॉब डेवलप करना, स्टार्टअप्स को मेहनत करके देना,
पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की इकोनॉमी जब पूरा वर्ल्ड फेल हो चुका है तब हम 9.2 पे हैं और मेरे को लगता है 10 डीजीपी हमारा जीडीपी आ जाएगा और ऐसे समय पर भारत एक अच्छे विकास की ओर काम करेगा। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास भी आऊंगा सेकंड राउंड में, अपने जवाब को थोड़ा बचा कर रखिएगा और डेटा वेटा भी। मैं अब रुख करता हूं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान कांग्रेस। अनुमा, राहुल गांधी की समझ पर शुभेंदु शेखर अवस्थी ने सवाल उठाया है कि वो डेटा को शायद ठीक से समझ नहीं पाए। मैं जानना चाहता हूं कि आप शुभेंदु जी को क्या समझाना चाहती हैं? कोई नहीं, शाम का समय है, थोड़े बहके हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं उनको माफ कर देती हूं उसके लिए, क्योंकि यहाँ मेडिकल के ऊपर बजट कम हो गया, मनरेगा में बजट कम हो गया, एमएसपी जो खरीदारी करनी थी सरकार ने उसमें बजट कम हो गया, एजुकेशन पे बजट कम हो गया। और जो राहुल गांधी कहते हैं, क्या गलत कहते हैं, बिल्कुल सही तो कहते हैं कि एक अमीरों का हिंदुस्तान, एक गरीबों का हिंदुस्तान, क्योंकि कॉरपोरेट के ऊपर 18.5 जो उनके ऊपर टैक्स था वो कम करके 15% कर दिया गया। तो ये बड़ा साफ दिखता है कि सरकार किसको फायदा पहुंचाना चाह रही है। और मैंने बहका हुआ इसलिए भी कहा बीजेपी के प्रवक्ता को, मैं उसको क्वालिफाई करती हूं कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी है, टाइमलाइन कहीं पर भी नहीं। आपका सवाल बड़ा जायज था कि 60 लाख जो जॉब है वो कब तक, तो कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर इनको क्या पता, इनको बाद में जाके इनके बीजेपी के कार्यालय से डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि गलत बात बोली है इन्होंने, कोई टाइमलाइन उसकी भी नहीं है। बड़े बड़े नाम लेते हैं, बड़े बड़े अंक बताते हैं, 25,000 किलोमीटर की सड़क, 400 ट्रेनें, 200 चैनल। अरे भाई, इसका इसलिए इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि इनके जो डिजिट्स हैं, आंकड़े हैं, उसमें आप खो जाएंगे। बिल्ली अगर आंख बंद कर ले और ये सोचे कि उसे कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। यहाँ सबको दिख रहा है कि 84% घरों की आमदनी कम हुई है। इतने सारे हमारे बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे। इतने 84% लोगों की घरों की आमदनी कम हुई है, हमारे रोजगार जो है वो कम हुए हैं, लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। ये सब इनको नहीं दिखता है क्या? इतने सारे जो अभी आरआरबी का, एनटीपीसी के एग्जाम के ऊपर धांधली हुई, ये पार्टी केवल चुनाव के लिए अनुशासन रखती है, लेकिन देश के सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे एग्जाम्स, और यहां तक कि मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूं, मैं परेशान हूं। मुझे इतने सारे युवा लगातार टैग कर करके पूछ रहे हैं कि वायुसेना अपनी भर्ती क्यों नहीं कर रही। भाई मैं क्या बताऊं, उनकी तो उम्र जा रही है। मैं अपने जिन लोगों से पूछती हूं कि भाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भर्ती, तो कहते हैं वेबसाइट पे जो लिखा है उसके आगे हमें कुछ बोलने की मनाही है। तो आप ये देखिए कि जहां पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, और सेना जैसी शानदार जो संस्था है उसको शर्मिंदा होना पड़ रहा है क्योंकि वो रिजल्ट नहीं दे पा रही, चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही। तो ऐसे में मैं तभी कह रही हूं कि ये बिल्ली की तरह आंख बंद करके बैठ के सोच रहे हैं कि इन्हें कोई देख नहीं रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर इन्होंने, अगर आपको लगता है कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीधे तौर पर बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे को टारगेट कर सके, उसका मुकाबला कर सके, तो क्या ये माना जाए कि बैठे बैठाए जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें एक मौका मिल गया इलेक्शन के मौके पर? देखिए, मौके की कोई बात नहीं है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, विपक्ष के पास उतने नंबर नहीं है। विपक्ष के लोग महंगाई पर जन जागरण अभियान चला रही है कांग्रेस, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन सब मुद्दों पर। तो ये मुद्दे पहले से हैं, मुद्दे आज से नहीं हुए, बजट के बाद नहीं हुए, लेकिन मुद्दे तो है ही। और ये सरकार से कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, और जो एक्सपर्टीज है वो इनको छोड़ के चले जाते हैं। एक्सपर्टीज नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर शुभेंदु जी आपका रिएक्शन लूंगा बाद में। पहले रुख करते हैं मनीष सिंह साहब का, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। मनीष सिंह साहब, जहां कहीं भी अखिलेश यादव से किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी सवाल किया जाता है, घुमाकर वो जवाब इस बात को देते हैं कि आप सवाल ये क्यों नहीं पूछते कि बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, आप सवाल ये क्यों नहीं पूछते कि महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है और उसके लिए सरकार ने क्या किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के जो लीडर हैं, तर्जुमान हैं, यहां तक कि खुद वजीर आजम ने और वजीर खजाना ने भी कहा है कि ये बहुत ही मजबूत बजट है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती का मतलब है कि उससे नौकरियां भी सामने आएंगी। फिर भी क्यों बार बार समाजवादी पार्टी के लीडर ये सवाल उठा रहे हैं कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे को के हल के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, बजट में भी कुछ नहीं किया? मनीष सिंह साहब। वासिल जी, देखिए, भारत को चलाने के लिए भारत एक व्यवहारिक देश है, भारत एक भावनात्मक देश है,
और भारत भावनाओं के साथ आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी यही चूक कर गई कि वो भारत को समझ नहीं पाई। जो भी योजनाएं ये लोग बनाते हैं वो दिल्ली को ध्यान में रख करके, बंबई को ध्यान में रख करके, ये बेंगलोर को ध्यान में रख करके योजनाओं को ये बनाते हैं। लेकिन ये 90% जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए ये कभी कोई योजना लेकर के नहीं आते कि गांव के लोगों को फायदा हो। हमारा बकरी पालन, हमारा भैंस पालन, हमारा कृषि उत्पादन, ये सब पीछे छूटता चला गया। और आप देखिए, अभी अवस्थी जी बोल रहे थे, इन आंकड़ों को जनता नहीं समझती है, इन आंकड़ों के में जनता पढ़ती नहीं है। अवस्थी जी को यह बात समझना चाहिए कि भारत गांव का देश है, भारत एक व्यवहारिक देश है। उसको व्यवहारिकता से आप जो बात बताएंगे, जो आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं, उसको इनको लाना चाहिए था। असमानता हमारी जो बढ़ रही है, बहुत तेजी से असमानता बढ़ रही है भारत में, गैर बराबरी हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसको पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जब पहले के जमाने में हम लोग छोटे थे, तो जब भारत का बजट संसद भवन में पेश होता था, तो गांव के लोग, शहर के लोग टेलीविजन के सामने बैठ करके सुनते थे कि आज हमारे लिए भारत की सरकार क्या देगी। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर है जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने थे, तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी उनसे बहुत ही अपेक्षाएं थी। लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल आगे की तरफ बढ़ता चला गया, आज देखिए जो निराशा उनसे हुई है, जो विश्वसनीयता उनकी घटी है, गाँव के लोग उनके बारे में जिस तरह मुझे एक बात आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे मनीष सिंह साहब। एक तरफ तो आपने कहा कि भावनात्मक तौर पे लोग जुड़े होते हैं जो बीजेपी समझ नहीं पाती, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मरकज में बीजेपी ने ये दूसरी बार लगातार सरकार बना ली है। आप देखिए 2017 में इतनी जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बना ली। एक मिनट दूसरी बात ये भी है कि अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं, आपका जैसा कहना है, तो फिर इतना बड़ा रिस्क बीजेपी क्यों ले लेगी इलेक्शन से एन कबल? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं समझ पाती। देखिए, जनादेश एक अलग, वासिल जी इसको जनादेश से मत जोड़िए, इससे जनादेश से मत जोड़िए। आप आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया? गांव में कोरोना के समय में हमारे जो प्राथमिक उपचार केंद्र थे, अगर इन लोगों ने बेहतर किया होता, उसका बेहतर निर्माण किया होता, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, आज देखिए ना किस हालत में है। गाँव में जिस तरह से लोग मरे और उनको उसी हालत में छोड़ दिया गया, उनके पार्थिव शरीर को कोई उठाने वाला नहीं था, स्वास्थ्य कर्मी कोई इलाज करने के लिए वहां पे बुनियादी धरातल पे चीजें नहीं थी। आप क्या सोच रहे हैं कि गांव में जिस तरह से सरकार के खिलाफ माहौल है, उत्तर प्रदेश में आकर के लोग देखे, नेता लोग भारतीय जनता पार्टी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तो जहां कई जगहों पर उन्होंने रैलियों में या सभाओं में ये सवाल पूछा है लोगों से कि जब कोरोना का पीरियड था तो ये लोग कहां थे, ये विपक्षी पार्टियां कहां थी? वासिल जी आदित्यनाथ विशाल आजम जी, सॉरी आजम साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदित्यनाथ जी को आप नेता के रूप में क्यों लेते हैं? क्या नेता ठोकने की बात करता है? क्या मारने की बात करता है? क्या घरों पे बुलडोजर चलाने की बात करता है? ये नेता की भाषा है क्या? आदित्यनाथ जी को तो हम लोग नेता नहीं मानते। आदित्यनाथ जी का राजनीतिक चरित्र, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो वजीर आला हैं उत्तर प्रदेश के, 5 साल तक उन्होंने शासन चलाया है। मैं इस पर थोड़ा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा, फिर से एक बार सेकंड राउंड करिए प्रेम कुमार जी। मेरा इस पर सिर्फ फोकस इसी बात को लेकर, एक तो ये कि आपके पहले जो आपने बातें कही थी उस पर शुभेंदु जी ने कुछ सवाल उठाया था, और दूसरा ये कि अगर ये एक बड़ा मुद्दा है तो क्या बीजेपी कुछ और प्लान कर रही है? क्या बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को सीधे तौर पर उसका मुकाबला न करने के बावजूद वो सरकार में आ सकती है? प्रेम कुमार जी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? जी विशाल जी, देखिए शुभेंदु जी ने जो सवाल उठाए उनका मुझ पर यह रहता है कि मैं एक तरफा देखता हूं। मैं शुभेंदु जी को भी बताना चाहता हूं कि जैसे कल बजट पेश हुआ, कल शाम ही देश के एक सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने इस बजट पर प्रतिक्रिया बताई सबके लोगों के लिए। सिर्फ 12% लोगों ने बजट को पसंद किया और 58% लोग उससे असंतुष्ट दिखे। तो ये सिर्फ प्रेम कुमार उल्टा बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। बजट को देखने के लिए शुभेंदु जी सही कह रहे हैं कि विपक्ष तो समझता ही नहीं कि बजट क्या है, बजट की टेक्निकलिटीज विपक्ष नहीं समझता। विपक्ष जो ये बजट सिर्फ सरकार ही समझ पा रही। देखिए 25 साल बाद का जो विजन लेकर के ये बजट पेश किया जा रहा है, 1 साल का बजट ये होता है, ये 25 साल का विजन दे रहे हैं। लेकिन यही 2016 में जो
इन्होंने घोषणा की थी कि किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, और आज समय था ये बजट पेश करते समय बताने का कि हमारे उस वादे का क्या हुआ। 5 साल पूरा हो गया तो उस पर खामोशी रही। तो हम क्या 25 साल इन सरकार को ढोएंगे? इस सरकार को जनता क्या 25 साल ढोएगी? इस सरकार को जनता क्या 25 साल ढोएगी? मतलब 25 साल तक आपको मौका देगी? शुभेंदु शेखर वसी साहब, सवाल ये भी है, आप इस तरह की बात कैसे कहते हैं कि 25 साल का हमने विजन दिया है? देखिए, जनता जब तक हमको समझती रहेगी तब तक हमको चलाती रहेगी। ढोने की बात नहीं है, ढोना तो 70 साल तक ढोया है। और प्रेम कुमार जी हो चाहे अनुमा जी हो, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि पूरा का पूरा जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं कि आपने क्या क्या कर लिया था और किस तरीके से। आप अभी बता रहे थे हमारे सपा के प्रवक्ता की बुलडोजर की बात करते हैं, ठोकने की बात करते हैं। किस पर बुलडोजर चला रहे हैं? जिन्होंने पैसे कमा के रखे। किसको ठोकने की बात कर रहे हैं? जो लोग गुंडे लोग थे। अब इनको लगता है कि हमको ठोकने की बात है, तो ये बात ना समझे। मैं तो ये कहूंगा कि इससे अच्छा बजट आ नहीं सकता। कोई भी एक कमी निकाल नहीं पा रहे हैं। अरे बजट आता है जब 42 लाख करोड़ का बजट लेके आए हैं। और कब लेके आए हैं? जब 2 साल हमारे देश के अंदर कोरोना का पीरियड है। उसके बाद 9.27 तो हमको लग रहा है, हमको लगता है 10 के ऊपर जाएगा, डबल डिजिट में जाएगा। देश का जो ग्रोथ है उसको भी अनुमा जी को नहीं दिखता है, वो भी राहुल गांधी जी को नहीं। चलिए, आप जैसा सोच रहे हैं काश वैसा हो, लेकिन रिएक्शन लेना हमारी मजबूरी यहां पर है, वक्त कम रह रही है। मैं एक बार फिर से आता हूं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आपका भी मुझे इस पे कमेंट चाहिए होगा कि अगर लोग इन्हें चुनकर भेजते रहेंगे तो इसका मतलब है कि लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सीधी बात है। बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन बहुत दिनों नहीं चलेगी वो। जब पेट में आग लगेगी तो इस तरह की धर्म की राजनीति को लोग छोड़ देंगे। आप देखिए ना, मैं इनकी जो बहका हुआ जो तरीका है, मैं उसी के ऊपर कमेंट करूंगी कि देश में 400 गुना बढ़ गया है नशे का कारोबार। ये पार्टी ऐसी है कि युवाओं को नशों की लत डलाकर और चाहती है कि वो बेरोजगारी की दर्द को भूल जाए। इतनी आत्महत्याएं हो रही है। जब उस नशे से निकलता है युवा तो वो उस समय वो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, किसानों की आत्महत्याएं। बीच में मत बात करिए, बीच में मत बात करिए, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। आप लोग इतने अनुशासनहीन हैं। विशाल साहब, एक बात देखिएगा, जो हमारा पहले 5 ईयर प्लान होता था, मैं चाहूंगा शुभेंदु जी बोल रहे हैं ये विशाल साहब, 5 ईयर जी पहले 5 ईयर प्लान होता था। पहले 5 ईयर प्लान होता था, इन्होंने उसको बिचला दिया, यानी कि उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद अगली इनके टारगेट की जब बात आती है एनुअल बजट को, ये क्या 25 साल के बजट में बदलेंगे? तो ये इस तरह की जो इंडिसिप्लिन कर रहे हैं, एक तो सारे इंस्टीट्यूट बर्बाद कर दिए, अब दूसरी सारी प्रोसीजर्स बर्बाद कर रहे हैं। तो इनका अगर ये कहना है कि ये हमेशा लगे रहेंगे इस धर्म की राजनीति के कारण, तो ये अब नहीं होने वाला है। ये लोगों को बेदिमाग समझते हैं, ये लोकतंत्र ही इनको दिखाएगा। ठीक है, चलिए, एक सवाल तो यहाँ पर ये है कि जनतंत्र है, जनता जिस चुनकर भेज देती है और जिस मुद्दे पर वोट मिल जाता है तो क्या उसी की खेती की जाए? मनीष सिंह साहब, मैं आपसे कंक्लूजन चाहता हूं, बहुत शार्प जी। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं 22 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों को हम मुफ्त में सिंचाई का पानी देंगे। उन्होंने जितनी भी योजनाओं की घोषणा किया है, उन्होंने पिछली सरकार में उन्होंने काम करके दिखाया है और उत्तर प्रदेश की जनता इस पर भरोसा कर रही है। और श्री अखिलेश यादव जी की जिस तरह से समाजवादी नीतियां और समाजवादी विचारधारा पर काम करने का उनका जो तौर तरीका है, वह भारत सरकार के लिए भी आने वाले समय में एक नजीर बनेगा और देश सराहेगा कि श्री अखिलेश यादव जी से भारत की सरकार को सीखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। किसके दावे में कितनी सच्चाई नजर आएगी, आवाम किस पर भरोसा करेगी? शुभेंदु जी कहते हैं कि हमारी नीति अच्छी है, आवाम हमें पसंद करती है। समाजवादी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। कांग्रेस कह रही है कि डेटा है, कोई झूठ नहीं है, लेकिन आवाम के दरबार में सब चीजें जब जाएंगी तो नतीजा क्या होगा, इंतजार करना होगा। आदाब, शुक्रिया।